हेलो गाइस, ओम इडियस एनजीओ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको प्रेमचंद्र जी के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित कहानी सुनाएंगे। तो मित्रों, कहानी का समरी थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रेमचंद्र जी एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं और हरिशंकर परसाई एक अच्छे लेखक हैं। तो प्रेमचंद्र जी एक अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसको हरिशंकर परसाई जी देखते हैं। तो कहते हैं कि आज के समय में लोग दिखावे के लिए किराए पर कपड़े ले लेते हैं, तरह तरह के सामान ले लेते हैं, कार ले लेते हैं। उन्होंने तो बीवी तक का जिक्र कर दिया है हंसी ठिठोली के वजह से। पर उनके कहने का अर्थ यह है कि लोग बहुत सारा चीज़ उधार ले लेते हैं। तो ये कौन सा व्यक्ति है कि जो अपने फटे जूते के हालत में है, उनका जूता फटा हुआ है, अंगूठा दिख रहा है और बड़े मुस्कान के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। तो बाद में वो उनसे चर्चा करते हैं तो वो बड़े ही सादगी पूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं प्रेमचंद्र जी। तो लेखक के कहने का प्रयास करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कपड़े से जूते से नहीं, बल्कि उसके अपने पर्सनल व्यक्तित्व से अच्छा लगता है। पहनावे से बहुत कुछ नहीं होता है, दिखावे से बहुत कुछ नहीं होता है। वास्तविक स्थिति है व्यक्तित्व, जो कि किसी भी कपड़े में हो सकती है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद्र जी के जो जूते हैं उसी पर एक कहानी लिखी गई है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती है। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेहतरीन बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक आई। सोचता हूँ, फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपवास है, इसमें तो व्यंग भरा है। यह कैसा आदमी है जो खुद को फटे जूते पहनने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। अगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे
के कोट से वर दिखाई करते हैं और मागे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग इत्र चुपड़ फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खूबसूरत दिखाई देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकली, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। आगे लेखक कहता है, और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करबो परै सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता था। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस पर मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत सी करती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवे घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। अगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझ सकता हूँ।
अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। मित्रों, इस प्रकार से हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित लिखित यह एक कहानी है, उनका एक संस्मरण है। तो प्रेमचंद्र जी बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। जैसा कि आपको बता दें, प्रेमचंद्र जी एक प्रतिष्ठित महान कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सादगी में विश्वास करना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओम ईडीएस एनजीओ चैनल को मित्रों ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकॉन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स।